मैं प्रोफेसर ए के वाजपेयी आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं और काफ़ी लंबे समय बाद ये वीडियो आपके सामने अब आ रहा है और ये 59वां वीडियो है। और इस बार हम फिजिकल केमिस्ट्री का एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी, उसकी बात करेंगे हम थर्मोडायनेमिक्स की। और इसके पहले कि बहुत ज़्यादा डिटेल्स में थर्मोडायनेमिक्स में हम जाएं, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि थर्मोडायनेमिक्स में जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जो अलग अलग टर्म यूज़ होती हैं, उनका क्या अर्थ होता है। तो आइए हम इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। मुख्य रूप से जिन बातों को लिया है हमने, उसमें है इंट्रोडक्शन, डेफिनीशन और थर्मोडायनेमिक्स के प्रकार क्या होते हैं। फिर इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ जैसे सिस्टम, तंत्र जिसको हिंदी में कहते हैं, सराउंडिंग, वातावरण, और कौन कौन से प्रकार के सिस्टम होते हैं। स्टेट ऑफ ए सिस्टम, सिस्टम की अवस्था क्या होती है, स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं, प्रोसेस या पाथ क्या होती है, और प्रोसेसेस मतलब उनके प्रकार क्या क्या हैं, और गुण क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। सबसे पहले आते हैं डेफिनीशन। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो का सीधा सीधा मतलब होता है हीट, हीट एनर्जी कह सकते हैं आप। और डायनेमिक्स मतलब होता है मूवमेंट, प्रवाह। तो जहाँ कहीं भी हीट का फ्लो होता है, फ्लो ऑफ हीट होता है, तो वो थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत आता है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे देखिए आप, एक हॉट कॉफ़ी टी है और ये कोल्ड कॉफ़ी है। अब अगर हॉट टी का कप आपने लिया है तो क्या होगा, हीट बाहर की तरफ जा रही है, तो ये थर्मोडायनेमिक्स में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आप, कोल्ड कॉफ़ी है तो बाहर से हीट आएगी कॉफ़ी में, क्योंकि बाहर टेम्परेचर ज़्यादा है, तो ये भी थर्मोडायनेमिक्स में। तो कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट या कोई भी ऐसी प्रोसेस जहाँ पे हीट का फ्लो होता है एक स्थान से दूसरे स्थान में, वो थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत आता है। चाहे वो फिजिकल प्रोसेस हो, चाहे केमिकल प्रोसेस हो, अगर हीट का मूवमेंट हो रहा है तो वो थर्मोडायनेमिक्स का विषय हो जाता है। इसी तरह से आपको मालूम है कि जो हीट एनर्जी है या कोई भी एनर्जी है, वो दूसरे फॉर्म में, दूसरे रूप में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह से जो हीट एनर्जी है वो दूसरे ऊर्जा के दूसरे रूपों में भी परिवर्तित होती है, कन्वर्ट हो जाती है। और ये जो कन्वर्शन है ये भी थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत आता है। उदाहरण के लिए देखिए व्हीकल्स, व्हीकल्स में आप देखिए क्या होता है, फ्यूल होता है, पेट्रोल होता है, फ्यूल टैंक होता है। अब यहाँ से जो केमिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है, ये जो पेट्रोल है या डीजल है वो आता है इंजन में, तो यहाँ पे वो कन्वर्ट हो जाती है थर्मल एनर्जी में। और ये थर्मल एनर्जी यूज़ करता है, जो उसका इंजन यूज़ करता है थर्मल एनर्जी को, और उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाती है मैकेनिकल एनर्जी में, जिससे कार, स्कूटर इत्यादि ये सब चलते हैं। तो एक्चुअली केमिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू थर्मल एनर्जी, और ये थर्मल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, मैकेनिकल एनर्जी में। इस तरह जो ऊर्जा का रूपांतरण होता है एक रूप से दूसरे रूप में, ये सारा विषय जो आता है थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत आता है। तो थर्मोडायनेमिक्स को केवल एक बिंदु नहीं है कि हीट यहाँ से वहाँ जा रही है तो वो थर्मोडायनेमिक्स में आता है। अगर ऊर्जा या हीट एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है तो भी वो थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत आता है। तीसरी बात, ये जो कन्वर्शन होता है एनर्जी का, तो ये इंटर कन्वर्शन किस सीमा तक होता है, कब ज़्यादा होगा, कब कम होगा, या होगा कि नहीं होगा, मतलब फिजिबल है कि नहीं है, ये सारी बातें जो हैं ये थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत आती हैं। और विशेष रूप से ये जो कन्वर्शन से जुड़े हुए जो पहलू हैं, तो ये सारे के सारे ये कैसे एड्रेस होते हैं, ये लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। तो थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत कुछ नियम भी बने हैं, और ये नियम आपको बताएंगे कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में कैसे आ रही है, कैसे जा रही है इत्यादि, और जाएगी या कन्वर्शन होगा कि नहीं होगा, कब मैक्सिमम होगा इत्यादि चीज़ें। तो ये जो सारे तीन बिंदु अभी आपको हमने बताया, ये सारे थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत आते हैं। अब थर्मोडायनेमिक्स के प्रकार में अगर हम आए तो थर्मोडायनेमिक्स दो तरह की होती है।
एक क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स और एक स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स में जो भी हम जो स्टडी करते हैं वो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स की करते हैं। मतलब जैसे आपने एक बाल्टी में पानी ले लिया, गर्म पानी ले लिया या ठंडा पानी ले लिया, तो ये मैक्रोस्कोपिक सिस्टम कहलाएगा। क्यों कहलाएगा मैक्रोस्कोपिक? मैक्रोस्कोपिक मतलब लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स। अगर आपने एक सिलेंडर में गैस ले ली तो ये हो जाएगा कौन सा? मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। तो ये सारी चीज़ें हैं वो ये मैक्रोस्कोपिक सिस्टम कहलाती हैं। दूसरा होता है स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या करते हैं? माइक्रोस्कोपिक सिस्टम लेते हैं। माइक्रोस्कोपिक मतलब केवल एक पार्टिकल हो, एक एटम हो, एक मॉलिक्यूल है। तो जैसे उदाहरण के लिए एक सिलेंडर है और एक गैस का मॉलिक्यूल है। तो ये एक्चुअली ये इमेजिनरी सिस्टम है, काल्पनिक है, क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल या एक एटम लेना संभव नहीं है। इसके विपरीत जो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम होते हैं ये रियल होते हैं, वास्तविक होते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपन इनको वास्तव में इनको अपन ले सकते हैं। आप सिलेंडर में अगर गैस लेंगे तो करोड़ों मॉलिक्यूल्स होंगे, पानी लेंगे करोड़ों मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ये मैक्रोस्कोपिक सिस्टम जो होते हैं वो रियल होते हैं, और जो माइक्रोस्कोपिक सिस्टम होते हैं वो काल्पनिक होते हैं, पर ये भी इनका भी महत्व होता है। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज पे आते हैं कि ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हैं। थर्मोडायनेमिक्स तो काफ़ी वास्ट है और उनको पूरा समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो शुरू के जो पॉइंट्स हैं, शुरू के जो टर्मिनोलॉजीज हैं, उनका क्या अर्थ होता है, ये आप बहुत अच्छे से समझ लें तो आगे आपको थर्मोडायनेमिक्स समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। पहला है सिस्टम। तो सिस्टम का मतलब होता है यूनिवर्स का कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं वो कहलाता है सिस्टम। उदाहरण के लिए जैसे आपने यहाँ पे कोई सिलेंडर लिया है, इसमें गैस भरी है या पानी भरा है या लिक्विड भरा है, कुछ भी आप ले लीजिए, तो ये कहलाता है सिस्टम। और सिस्टम को छोड़ के जो बाकी का भाग होता है वो कहलाता है यूनिवर्स या सराउंडिंग। तो यूनिवर्स का जो बाकी का पोर्शन है वो सराउंडिंग कहलाता है। तो एक तरह से देखें, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में क्या होता है, कुछ बाउंड्रीज होती हैं, वेल डिफाइंड बाउंड्रीज होती हैं, सीमाएं होती हैं। तो ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसकी स्टडी हो रही है, और उसको सिस्टम कहेंगे। और ये सिस्टम को छोड़ के बाकी का जो भाग है यूनिवर्स का वो सराउंडिंग कहलाता है, और इनके बीच में ये बाउंड्री होती है। तो ये सिंपल एक एग्जांपल है किसका? सिस्टम का और सराउंडिंग का। अब इसका अर्थ ये हुआ कि सिस्टम और सराउंडिंग अगर दोनों को जोड़ दो आप तो बन जाएगा यूनिवर्स। तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग इक्वल्स टू यूनिवर्स। तो सिस्टम मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्टडी के अंतर्गत आपने लिया है तो वो सिस्टम कहलाएगा, चाहे बीकर हो, चाहे गैस हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे केमिकल रिएक्शन हो। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी आप स्टडी कर रहे हैं वो कहलाता है सिस्टम। अब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ सिस्टम्स के प्रकार क्या होते हैं। तो अपन थर्मोडायनेमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इन सिस्टम्स को देखेंगे। सबसे पहला जो प्रकार होता है वो कहलाता है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम वे सिस्टम होते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए आप, एक ये सिलेंडर लिया है अपन ने, और यहाँ पे मान लीजिए कोई गैस है या कोई लिक्विड है और ये गर्म है। तो ओपन सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जिसमें हीट और मास मतलब पदार्थ सिस्टम से सराउंडिंग में जाती है या सराउंडिंग से सिस्टम में आती है। तो अगर ये गर्म है, मान लीजिए अगर ये हॉट कंडीशन में है, जैसे आपने पानी गर्म ले लिया यहाँ पे बीकर में, उदाहरण के लिए, क्या होगा? पानी की जो वाष्प है, भाप है, वो बाहर जाएगी, हीट है वो बाहर जाएगी। तो भाप का बाहर जाना, वेपर्स का बाहर जाना मतलब मास बाहर जा रहा है। हीट अगर बाहर जा रही है मतलब एनर्जी बाहर जा रही है, तो हीट एनर्जी जा रही है। तो मास और एनर्जी या हीट दोनों अगर बाहर जाते हैं तो ये कहलाता है ओपन सिस्टम, खुला तंत्र। और अगर ये ठंडा होता तो क्या होता? ठंडा होता तो बाहर से जो वेपर्स हैं वो कंडेंस होती, बाहर से जो हीट है वो अंदर आती। तो ये एग्जाम्पल हो जाता है ओपन सिस्टम का। तो ऐसा सिस्टम जिसमें मास और हीट या एनर्जी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में
इंटरचेंज होते रहते हैं, जा भी सकते हैं आ भी सकते हैं, वो कहलाता है ओपन सिस्टम। परंतु अगर इसी को हम ढक दें, मान लीजिए किसी ढक्कन से यहाँ पे इसको ढक दिया जाए, तो क्या होगा, जो पदार्थ है वो ना बाहर जा पाएगा और ना अंदर आ पाएगा। केवल हीट बाहर जा सकती है और हीट अंदर आ सकती है। तो ये कहलाता है क्लोज सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम ऐसे सिस्टम होते हैं जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में केवल क्या होता है, केवल हीट एनर्जी जा सकती है या आ सकती है। आइसोलेटेड सिस्टम, अगर इसी को हम कवर्ड कर दें किसी इंसुलेटिंग मटेरियल से, तो क्या होगा, ना तो हीट बाहर जाएगी ना आएगी, और ना ही पदार्थ बाहर जाएगा ना अंदर आएगा। तो ये कहलाते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो ना तो मास बाहर जाता है, ना अंदर आता है सराउंडिंग से, और ना ही हीट। स्टेट ऑफ ए सिस्टम, अगर एक सिलेंडर है, यहाँ पे आपने कंटेनर लिया है, उसमें गैस है मान लीजिए, तो गैस का प्रेशर होता है, वॉल्यूम होता है और टेम्परेचर होता है, एक मास भी होता है डेफिनेट। तो ये जो P, V और T हैं, ये कहलाते हैं स्टेट वेरिएबल्स, क्योंकि ये सिस्टम की अवस्था को निर्धारित करते हैं। अब अवस्था का देखिए क्या मतलब होता है, अगर प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर किसी भी सिस्टम में, ये सिस्टम हो गया, तो किसी भी सिस्टम के अगर P, V और T ये मान लीजिए समय के साथ परिवर्तित नहीं होते हैं, P भी वैसे ही बना हुआ है, V भी वही बना हुआ है, टेम्परेचर भी वही बना हुआ है, समय के साथ ये चेंज नहीं होते हैं, तो अपन कहेंगे कि जो ये सिस्टम है ये एक निश्चित स्टेट में है या अवस्था में है। तो दोनों की अवस्थाएं कैसी हैं, सेम है, क्योंकि यहाँ पे भी PVT वही है और यहाँ पे भी PVT यही है, कोई दोनों में चेंज नहीं आ रहा है। प्रेशर और टेम्परेचर जो होते हैं ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाते हैं, इनको स्टेट वेरिएबल्स भी कहा जाता है। और जो आयतन होता है या V होता है ये डिपेंडेंट होता है, क्योंकि V का मान प्रेशर पे निर्भर करेगा, V का मान टेम्परेचर पे भी निर्भर करता है, तो V डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और P और T इंडिपेंडेंट स्टेट वेरिएबल होते हैं। तो सिस्टम की अवस्था का निर्धारण जिन वेरिएबल्स से होता है वो स्टेट वेरिएबल्स कहलाते हैं। तो सिस्टम की अवस्था, यहाँ पे अपन कहेंगे कि सिस्टम की स्टेट डेफिनिट है या सिस्टम की अवस्था एक निश्चित है। परंतु अगर मान लीजिए किसी प्रोसेस में गैस का प्रेशर P1 है, उसका वॉल्यूम V1 और ये टेम्परेचर T1 है, और मान लीजिए कोई प्रोसेस ऐसी होती है कि जो प्रेशर है वो V2 हो जाता है, V1 है, आयतन पहले था, अब V2, तो V2 हो जाता है, और टेम्परेचर T1 से T2 हो जाता है। तो अपन ये देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे P1 V1 T1 थे, अब P2 V2 T2 हो गए हैं। तो अपन कहेंगे कि सिस्टम जो स्टेट 1 में था और अब क्या हो गया, वो बदल गई उसकी अवस्था या स्टेट चेंज हो गई और अब वो स्टेट 2 में आ गया। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि तीनों चेंज हो, या तो तीनों चेंज हो या दो चेंज हो, और इवन अगर एक भी वेरिएबल चेंज होता है तो अपन कहते हैं कि सिस्टम की अवस्था बदल गई है। तो क्लियर हो गया होगा आपको कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में से कोई भी चेंज अगर हो जाता है तो सिस्टम की जो स्टेट है या अवस्था है वो बदल जाती है, और यदि तीनों में के तीनों कांस्टेंट बने रहते हैं, चेंज नहीं होते, तो सिस्टम की अवस्था नहीं बदलती। अब सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जब जाता है तो जो रूट या पाथ जो अडॉप्ट करता है उसको कहा जाता है प्रोसेस। तो इसका मतलब हुआ कि सिस्टम स्टेट 1 में था और एक प्रोसेस के द्वारा वो चला गया स्टेट 2 में। तो 1 से 2 में जाने का जो रास्ता है वो कहलाता है प्रोसेस। अब इसके आगे देखिए, हम आते हैं प्रोसेस के प्रकार। सबसे पहला होता है आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब होता है कि एक ऐसी प्रोसेस जिसके हर बिंदु पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। जैसे इसको एक एग्जांपल से अपन लेंगे, यहाँ पे ये गैस है, P1 V1 इसका प्रेशर वॉल्यूम हो, T1 मान लीजिए टेम्परेचर है। अब इसका जब एक्सपेंशन हम करेंगे, तो एक्सपेंशन अगर इस तरह से हम करें तो एक्सपेंशन में क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, देखिए V2 हो गया, ये पिस्टन देखिए ऊपर आ गया, इसका प्रेशर इसका P2 हो गया। तो पहले P1 था, ये P2 हो गया, वॉल्यूम बढ़ के V2 हो गया।
पर टेम्परेचर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर पहले भी T1 था और अब भी T1 है। तो इस तरह की प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहता है ये कहलाता है आइसोथर्मल प्रोसेस, और ये एक एग्जांपल हो गया आइसोथर्मल एक्सपेंशन का। तो एक्चुअली क्या होता है, जब गैस का एक्सपेंशन होगा, पिस्टन ऊपर होगा, तो टेम्परेचर इसका कम होगा, पर बाहर से जो हीट है सराउंडिंग से वो सिस्टम में आ जाएगी और इसका टेम्परेचर T1 मेंटेन रखेगी। तो इसका ये अर्थ होता है कि आइसोथर्मल जो प्रोसेस होती है उसमें हीट बाहर से सराउंडिंग से सिस्टम में आ सकती है। अब इसका उल्टा देखिए जरा, इसको कंप्रेस करिए आप। जब कंप्रेस करेंगे आप तो आप देखेंगे कि P2 P1 हो गया, उसका वॉल्यूम V2 था, अधिक था, वो कम हो गया, V1 हो गया। अब चूंकि कंप्रेस करेंगे तो टेम्परेचर उसका थोड़ा सा बढ़ेगा, परंतु क्या होता है, जो बढ़ा हुआ टेम्परेचर है उसकी जो हीट है वो बाहर चली जाती है ताकि टेम्परेचर T1 मेंटेन बना रहे। तो किसी भी प्रोसेस में अगर टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है कांस्टेंट, तो वो प्रोसेस कहलाती है आइसोथर्मल प्रोसेस। एक्सपेंशन होगा तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन कहलाएगा, कंप्रेशन होगा तो आइसोथर्मल कंप्रेशन कहलाएगा। और टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हीट सिस्टम से बाहर भी जा सकती है और बाहर से अंदर भी आ सकती है। एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, जैसे P1 V1 T1 है। अब अगर इसका एडियाबेटिक एक्सपेंशन हम करें, उसके लिए जरूरी है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको एक इंसुलेटेड मटेरियल से इसको कवर कर देंगे पूरा। अब अगर इसका एक्सपेंशन आप करोगे, आप देखेंगे वॉल्यूम V1 से बढ़ के V2 हो गया, प्रेशर P1 था, प्रेशर P2 हो गया। टेम्परेचर पहले ज़्यादा था, चूंकि एक्सपेंशन किया है आपने, इसलिए इस गैस की इंटरनल एनर्जी ऊर्जा कम होगी, टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो टेम्परेचर यहाँ घट जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है। तो हीट बाहर से ना अंदर आ पा रही है ना अंदर से बाहर जा पा रही है, इसलिए टेम्परेचर चेंज हो जाता है। तो किसी भी प्रोसेस में अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो वो कहलाती है एडियाबेटिक प्रोसेस। और इस प्रोसेस में ना तो हीट बाहर से अंदर आती है और ना अंदर से बाहर जाती है। इसी तरह से अगर कंप्रेस करेंगे इसको तो क्या होगा, टेम्परेचर P2 से P1 हो गया, वॉल्यूम घट के V1 हो गया। परंतु चूंकि आपने इसको कंप्रेस किया है तो यहाँ पे क्या होगा, हीट जनरेट होगी, और इसलिए टेम्परेचर T2 था, अब T2 से वो हो गया T1। तो यहाँ पर कंप्रेशन में टेम्परेचर चूंकि बढ़ेगा, अब हीट चूंकि बाहर जा नहीं सकती, जैसे यहाँ हीट अंदर नहीं आ सकती थी वैसे हीट बाहर नहीं जा सकती थी, तो इसलिए टेम्परेचर चेंज होगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में उसका आदान प्रदान नहीं हो पाता है। और एडियाबेटिक जो प्रोसेस होती है वो केवल आइसोलेटेड सिस्टम में ही संभव होती है, क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है कि जो ऐसा सिस्टम जिसमें जिसको इंसुलेटिंग मटेरियल से अपन पूरा कवर कर देते हैं ताकि एनर्जी ना तो बाहर जा पाए और ना बाहर से अंदर आ पाए। तीसरी आइसोबारिक प्रोसेस, ऐसी प्रोसेस जिसमें कांस्टेंट प्रेशर पे होती है वो कहलाती है आइसोबारिक प्रोसेस। जैसे अगर आप एक यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, ये गैस है, वॉल्यूम V1 है इसका, और यहाँ इसका प्रेशर P है। अब इसके प्रेशर को बैलेंस करने के लिए यहाँ क्या करते हैं, अपन कुछ वेट रख देते हैं, वजन रख देते हैं। अब अगर इसको गर्म करेंगे आप, तो गर्म करने पे क्या होगा, गैस फैलेगी और इसका प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ने से क्या होता है, ये जो पिस्टन है मान लीजिए मूवेबल है, ऊपर की तरफ मूव कर जाता है, और उस समय तक मूव करेगा जब तक प्रेशर फिर से उसका कांस्टेंट P नहीं हो जाता। तो इस प्रकार की जो प्रोसेस है वो कहलाती है आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे। इसी तरह से यहाँ पे देखिए, अगर एक खुले बर्तन में आप गर्म कर रहे हैं मान लीजिए इसको, तो चूंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ये हीटिंग की प्रोसेस हो रही है, तो क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये, और इसलिए वायुमंडलीय दबाव है, इसलिए ऐसी प्रोसेस को भी अपन कहेंगे कि ये क्या है, ये आइसोबारिक प्रोसेस है। तो किसी भी बीकर में या कंटेनर में या पानी का उबाल अगर ओपन उबालते हो आप, तो वो आइसोबारिक प्रोसेस होगी। तो
तो ओपन एटमॉस्फेयर में जितनी भी प्रोसेस होती हैं, चूंकि वो कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रोसेस में होंगी, इसलिए सारी की सारी आइसोबारिक होंगी। आइसोकोरिक का मतलब होता है ऐसी प्रोसेस जो कांस्टेंट वॉल्यूम में होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने पानी ले लिया, अब आप इसको अगर गर्म करेंगे तो क्या होगा, इसको गर्म करने पर यहाँ पे जैसे देखिए, ये यहाँ पे गैस ले लिया आपने सिलेंडर, और इस सिलेंडर मतलब ये पूरा कवर्ड है। अब इसको गर्म करने पर क्या होगा, गर्म करने पर प्रेशर इसका बढ़ेगा, टेम्परेचर इसका बढ़ेगा, पर चूंकि आयतन इसका फिक्स है, वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम इसका फिक्स है, इसलिए इस प्रोसेस को कहेंगे हम कि ये एक ऐसी प्रोसेस है, ये एक आइसोकोरिक प्रोसेस है। इसी तरह से अगर यहाँ पे मान लीजिए गैस है और इसको अगर आप हीट करेंगे, तो हीट करने पर क्या होगा, यहाँ पे जो प्रेशर था गैस का वो मान लीजिए P1 था, यहाँ P2 है, टेम्परेचर यहाँ T1 था। अब गर्म करेंगे तो बढ़ेगा टेम्परेचर, T2 हो जाएगा, तो प्रेशर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। पर चूंकि पिस्टन को अगर आपने फिक्स कर दिया है यहाँ पे, तो क्या होगा, उसका जो वॉल्यूम है गैस का ये कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज नहीं हो पाएगा, इसलिए इस प्रोसेस को भी कहेंगे अपन ये आइसोकोरिक। तो कांस्टेंट वॉल्यूम में जितनी भी प्रोसेस होती हैं वो आइसोकोरिक कहलाती हैं। इसी तरह साइक्लिक प्रोसेस, अगर कोई एक ऐसी प्रोसेस है जो बहुत सारी प्रक्रियाएं या ऑपरेशंस के बाद अपनी पुरानी अवस्था में लौट आती है, जैसे आपने पढ़ा होगा कार्नो साइकिल। कार्नो साइकिल में क्या होता है, कार्नो साइकिल में यहाँ से देखिए आप, यहाँ पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 3 है, ये पॉइंट 4 है। तो आपने पढ़ा होगा ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, ये एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है, फिर ये आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रहा है, और ये एडियाबेटिक कंप्रेशन हो रहा है। तो इस तरह से 4 ऑपरेशन होते हैं, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, फिर कंप्रेशन, और आखिरी में एडियाबेटिक कंप्रेशन, और आखिरी में जो सिस्टम है वो मूल अवस्था में लौट आता है। तो कोई सिस्टम, कोई भी सिस्टम हो, अगर कई प्रक्रियाओं के बाद, प्रोसेसेस के बाद पुरानी अवस्था में, मूल अवस्था में लौट आता है, तो ये कहलाती है साइक्लिक प्रोसेस। इसके बाद आते हैं प्रॉपर्टीज पे। प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज या गुण जो मास पे डिपेंड करते हैं, मात्रा पे निर्भर करते हैं, वो कहलाते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। जैसे मास है, किसी गैस का वॉल्यूम है, मान लीजिए प्रेशर कांस्टेंट है पर गैस का वॉल्यूम है, अगर वॉल्यूम हम यहाँ पे, इसी तरह से रेडियो एक्टिविटी है, नंबर ऑफ मोल्स हैं इत्यादि। तो अगर आपने कांस्टेंट प्रेशर पे गैस ले ली और उसका आपने मास बढ़ा दिया, तो क्या होगा, उसका वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। अगर आपने गैस की मात्रा कम कर दी तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो गैस का जो वॉल्यूम है, प्रेशर अगर कांस्टेंट रहे तो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। मास आपको मालूम है, पदार्थ ज़्यादा होगा तो उसका वेट ज़्यादा होगा, पदार्थ कम होगा तो उसका वेट कम होगा, तो ये भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसी तरह से रेडियो एक्टिविटी, अगर आप मान लीजिए 1 ग्राम यूरेनियम लेंगे तो रेडियो एक्टिविटी उसकी कम होगी। अगर 10 ग्राम आपने यूरेनियम ले लिया मान लीजिए, तो क्या होगा, रेडियो एक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो रेडियो एक्टिविटी भी डिपेंड करती है पदार्थ की मात्रा पे। इसी तरह से वॉल्यूम ऑफ मोल्स, तो आपको मालूम है अगर आप कम पदार्थ 1 मोल लेते हो, आप मान लीजिए आपने सोल्यूशन बनाया जिसमें आपने क्या किया, 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब 1 मोल NaOH। अगर आपने 80 ग्राम ले लिया तो वो 2 मोल हो जाएगा, 120 ग्राम ले लिया तो 3 मोल हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स किस पे निर्भर करते हैं, पदार्थ की मात्रा पे। तो इसलिए ये भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसके विपरीत ऐसे गुण जो मास पे डिपेंड नहीं करते, इंडिपेंडेंट होते हैं, वो कहलाते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। जैसे टेम्परेचर, चाहे 1 गिलास में आप पानी लें और चाहे 1 बाल्टी में लें, जो टेम्परेचर अगर दोनों रूम टेम्परेचर पे हैं, तो जो टेम्परेचर गिलास में पानी का होगा वो बाल्टी में भी होगा। तो कोई मतलब नहीं आप 1 लीटर लें या 100 लीटर लें। इसी तरह से आपको मालूम है पानी की डेंसिटी अगर 1 है, तो चाहे आप 1 लीटर पानी लें या 1 ml लें, उसकी डेंसिटी एक ही रहेगी। पानी को अगर उबालेंगे आप या किसी भी लिक्विड को उबालेंगे आप, तो क्या होगा, चाहे आप 1 लीटर उबालें और चाहे आप
10 ml उबालें या 100 ml उबालें, उसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो हमेशा फिक्स रहेगा। सॉलिड अगर 1 ग्राम लेते हो, जैसे मोम को आप अगर पिघलाएंगे, चाहे 1 ग्राम हो और चाहे 10 ग्राम आप मोम ले लो, बहुत ज़्यादा ले लो, जिस टेम्परेचर पे वो पिघलेगी वो कांस्टेंट रहेगा, वो मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये क्या होगा, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसी प्रकार लिक्विड जो होते हैं, चाहे 10 ml लिक्विड लो चाहे 50 ml लो, विस्कोसिटी हमेशा उसकी कांस्टेंट रहेगी, सरफेस टेंशन भी उसका नहीं बदलता। ये मात्रा पे निर्भर नहीं करते ये गुण, तो ये कहलाते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो थैंक यू सो मच। ये बेसिक जो कुछ टर्मिनोलॉजीज थी जो थर्मोडायनेमिक्स समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद अगला जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे वर्क की। सिस्टम वर्क कब करता है, सिस्टम पे वर्क कब किया जाता है, एनर्जी क्या है, एंथैल्पी क्या है, और उसी में हम आपको बताएंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है, उसका मैथमेटिकल रूप क्या होता है, और मैथमेटिक्स रूप बताने के बाद उसका सिग्निफिकेंस क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, और उसके बाद फिर हम आ जाएंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये जो हिंदी में ये सारी जो चीज़ें आपको बताई गई हैं, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।